ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग एवं अंतर्गत गुणवत्ता सुधार प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस द्विदिवसीय संगोष्ठी में अध्यक्ष के रूप में उपस्थित पुणे विश्वविद्यालय की व्यवस्थापन समिति के पूर्व सदस्य ओजस्वी वक्ता कर्मठ व्यक्तित्व राजेश पांडे जी, पुणे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर विजय रोड़े जी, कार्यक्रम के समन्वयक महेश दबंगे जी, बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे मोहन शिंदे जी, मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय प्रोफेसर भालेराव जी, पता नहीं कौन कहता है कि वो सेवानिवृत्त हैं, और जब भी मैंने उनको देखा ऐसे ही देखा है, और ऐसे देखते हुए 30 साल गुजर चुके हैं। मेरे बहुत ही आत्मीय प्रोफेसर सदानंद भोसले जी, गणेश पवार जी, सचिन कपाट जी, विभिन्न महाविद्यालयों के अध्यापकगण और छात्र छात्राओं, संख्या सर कम नहीं है, ये सब बिखरे हुए हैं। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, जो निरुपाय समन्वय उनका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए, ये प्रसाद जी का संदेश है। और ये जो अलग अलग जगहों पे हमारे साथी बैठे हुए हैं, वो एक साथ एक जगह बैठेंगे तो लगेगा कि ये बड़े अच्छे श्रोता हैं और बहुत ही प्रभावी इनकी भूमिका होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आज़ादी के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ जो बनाई गईं वे बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें दिक्कत ये हुई कि जितना व्यवस्थित रीति से उसका कार्यान्वयन किया जाना था वह नहीं हुआ। इसलिए इस बार की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें दस्तावेज बनाने के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाई गई, और अब उसके कार्यान्वयन को लेकर के खूब विमर्श हो रहा है। और जैसा कि यहाँ बताया गया कि 100 से ज़्यादा इस तरह की संगोष्ठियाँ हो चुकी हैं, तो मुझे बड़ा डर भी लग रहा है कि मैं आप सबसे नई बात क्या करूँगा। लेकिन नई बात कहने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नई बात को नए अंदाज में कहना, क्योंकि अंततः जो आपके हाथ लगता है वो वह अंदाज है, और उस अंदाज से वो बात आपके भीतर अच्छी तरह बैठ जाती है, और न सिर्फ बैठ जाती है बल्कि आपको चैन से बैठने नहीं देती है। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आयोजन हिंदी विभाग कर रहा है, लेकिन कहीं भी हिंदी और भाषा का उल्लेख मूल विषय में नहीं है। आप देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन, यानी एक तरह से यह समग्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो लक्ष्य हैं उसको यह सेमिनार संबोधित करता है, और उन लक्ष्यों की पूर्ति कैसे होगी इसके लिए एक बेहतरीन पाठ्यक्रम जो इन समस्त लक्ष्यों को, अंततः आपके हाथ क्या आएगा, हम अपने विद्यार्थियों को क्या देंगे, तो हम अपने विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम देंगे। तो वह पाठ्यक्रम का निर्माण और उसका कार्यान्वयन, यह मुद्दा यहाँ पर रखा गया है। चूँकि यह हिंदी विभाग है और हिंदी भारतीय भाषाओं में से एक बहुत प्रमुख भाषा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है, इसलिए मैं अपनी बात भारतीय भाषाओं के संदर्भ में और थोड़ी सी बात हिंदी के संदर्भ में करूंगा। महेश दबंगे जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का काफ़ी विशद और गहन अध्ययन किया है, वह उनके वक्तव्य से समझ में आया, और पांडे जी ने उसका उल्लेख भी किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत केंद्रित एक शिक्षा प्रणाली
प्रस्तावित करती है और उसका उद्देश्य न्याय संगत जीवंत ज्ञान समाज का निर्माण करना है। ऐसा समाज जिसका प्रत्येक सदस्य नैतिक, मानवीय और संवैधानिक मूल्यों से संचालित हो, उसके भीतर विविधता, बहुसांस्कृतिकता, स्थानीयता के प्रति गहरा सम्मान हो। साथ ही इसमें एक ऐसा लचीलापन प्रस्तावित किया गया है। आपने कहा कि आपको 3 विकल्प दिए गए थे और हम जिस दौर में पढ़ रहे थे उस दौर में स्थिति ये थी कि हमारे जैसे लोग जो ग्रामीण अंचलों से आते थे, किसान और गरीब पृष्ठभूमि के होते थे, उनके घरों में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो जो किसी से सुना वह विषय पकड़ा दिया विद्यार्थी को, अपनी संतान को, और उस विषय में ही उसे अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के लिए बाध्य होना पड़ता था। बीच में विषय परिवर्तित करने की कोई व्यवस्था नहीं थी और अगर आपका बीच में पहले साल के बाद या दूसरे साल के बाद छूट गया तो आपको पुनः प्रवेश नहीं मिलेगा, आपको फिर से किसी पाठ्यक्रम में आरंभ से प्रविष्ट होना होगा। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 महत्वपूर्ण कार्य यह करती है कि वह लचीलापन देती है और आपको कोर्स चयन की सुविधा देती है और किसी भी स्तर पर, पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, आखिरी सेमेस्टर में आप जिस विषय को पढ़ना चाहते हैं वह विषय पढ़ने की आपको सुविधा मिलती है, अवसर मिलता है। तो इस तरह से यह जो लचीलापन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ आप 1 सेमेस्टर पढ़ के भी अगर जा रहे हैं, 2 सेमेस्टर पढ़ के जा रहे हैं तो आपको कुछ मिलेगा और अगर आप कुछ नहीं लेना चाहते हैं तो अपनी कमाई आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा कर दें और जब फिर आपके लिए अच्छा अवसर आएगा पढ़ाई लिखाई करने का तो आप पुनः पढ़ाई जारी कर सकते हैं और अपनी पहली कमाई हुई जो क्रेडिट है उसको आप रिडीम करके, ये बैंक की भाषा है, रिडीम करके आप कोई डिग्री किसी भी विश्वविद्यालय से हासिल कर सकते हैं। शर्त ये है कि जिस विश्वविद्यालय से आप हासिल करेंगे वहाँ पर आपको 50% अध्ययन करना होगा और बाकी 50% आपने जिन किसी भी माध्यम से, जहाँ से भी आपने अर्जित किया है वह आपके काम आएगा। तो इस तरह से यह एक अवसर है आपके लिए कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आपसे कहीं छूट गई हो तो उसको आप पुनः अपने जीवन में अपना सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं और उस पर अपनी योग्यता विकसित कर सकते हैं। यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस तरह से अकादमिक और व्यावसायिक अनुशासनों में जो एक बड़ा भेद होता था उसको भी यह खारिज करती है। जो आर्ट या कला संकाय के पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं वे भी चाहें तो वे मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी और साइंस के पाठ्यक्रम भी ऑप्शनल कोर्सेज के तौर पर ले सकते हैं। इसका दूसरा पक्ष और शानदार है जो आपके लिए, आपकी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये कि उन पाठ्यक्रमों में, यानी जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, जो मेडिकल पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, वे भी भाषा का एक प्रश्न पत्र अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती पाठ्यक्रम को लेकर आगे आने वाली है, जिस पर आप सभी को, हम सभी को बहुत गंभीरता से विचार करके निर्णय लेना होगा और पाठ्यक्रम का निर्माण करना होगा, वो ये कि हम ऐसा कोर्स डिज़ाइन करें कि जो विज्ञान के लोगों को भी आकर्षित करे, जो इंजीनियरिंग, जो तकनीकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको आकर्षित करे और जो दूसरे विषयों में पढ़ाई कर रहे हैं उनको वह लेने के लिए प्रेरित करे। और यह काम जब हम करेंगे तो भाषाओं का दायरा जो अकादमिक रूप से, मैं कह रहा हूँ व्यवहारिक रूप से बहुत विस्तृत हुआ है, लेकिन अकादमिक रूप से जो सिमटता हुआ दिखाई पड़ता है वह
विस्तृत होगा और भाषा साहित्य के प्रति विद्यार्थियों का अनुराग केवल कला संकाय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वाणिज्य, तकनीकी, विज्ञान और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों तक वह पहुँचेगा। और इस तरह से एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रस्तावित करने का प्रयत्न किया गया है जिसमें शोध को महत्व दिया जाएगा, साथ ही साथ विचार, व्यवहार, बुद्धि, कार्य, ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भारतीय होने का गर्व विद्यार्थियों में भरा जा सके, ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण की योजना हम सबको बनानी होगी। स्वाभाविक है कि पाठ्यक्रम कोई भी हो, पाठ्यक्रम को अपने विद्यार्थियों तक, पाठ्यक्रम को के जो प्राप्त करता है वह उसे भाषा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसलिए भाषा का पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि शिक्षा का माध्यम भारत की भाषाएं बने। यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार पेच है। मैंने हिंदी और अंग्रेजी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का दस्तावेज है उसको पढ़ा है PDF फॉर्म में, और मैंने ऐसे ही सोचा कि कंट्रोल F करके मैं देखूं कि इसमें हिंदी का उल्लेख कहीं है। और जब मैंने कंट्रोल F करके हिंदी टाइप किया तो उसमें केवल एक जगह पर हिंदी का उल्लेख मिलता है। आप समझ लीजिए कि कितनी सावधानी से यह दस्तावेज तैयार किया गया है कि किसी भी क्षेत्र के किसी भी भाषी की संवेदना को वह ठेस न पहुंचाए। और वह जो जिक्र हुआ भी है वह विषय के अंतर्गत हुआ है, भाषा के अंतर्गत नहीं हुआ है। जहाँ भी भाषा की बात की गई है, भारतीय भाषा पद का इस्तेमाल किया गया है, या फिर मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा पद का इस्तेमाल मिलता है। यानी केवल 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं ही नहीं, बल्कि जो स्थानीय भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है और जो मातृभाषा है वह शिक्षा का माध्यम बन सकती है। अब ये बड़ा कठिन है। हिंदी अपने आप में 56 मातृभाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है। मराठी का भी लगभग यही हाल होगा। 8वीं अनुसूची में शामिल अधिकांश भाषाओं का यही हाल है, और ये बहुत मुश्किल होगा कि सभी मातृभाषाओं में शिक्षा की व्यवस्था और पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें तैयार कर दी जाएं। यद्यपि इसका घोषित लक्ष्य 2040 है और कुछ लक्ष्य 2030 तक हासिल करने हैं, लेकिन यह समय भी इतनी सारी मातृभाषाओं में पाठ्यक्रम और शिक्षक उपलब्ध कराना आसान नहीं होगा। इसलिए एक व्यवहारिक रास्ता ये होगा कि ये जो मातृभाषाएं हैं उन सब मातृभाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली जो एक मुख्य भाषा है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी है, हिंदी क्षेत्रों में हिंदी है, गुजरात में गुजराती है, उसे ही शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रयत्न किया जाए तो वह सार्थक हो सकता है और अच्छे परिणाम दे सकता है। अब आते हैं हम पाठ्यक्रम पर, क्योंकि बात यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत पाठ्यक्रम के निर्माण पर करनी है। मित्रों, पाठ्यक्रम की मेरी जो समझ है वो ये, और ये समझ बाद में विकसित हुई, जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था तो मुझे भी ये विकसित नहीं हुई थी, कि पाठ्यक्रम किसी भी उपाधि को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम योग्यता है। मुंबई विश्वविद्यालय में मैं लंबे समय तक रहा और वहाँ प्रश्न पत्र बनाने वाली समितियों के कन्वीनर के रूप में भी मैंने काम किया। और एक बार हमने तय किया कि ये जो बरसों से चला आ रहा है कि इसके साथ विकल्प के रूप में ये प्रश्न पूछा जाएगा, ये टॉपिक पूछा जाएगा, इस टॉपिक के विकल्प में यह टॉपिक पूछा जाएगा, और विद्यार्थी भी लंबे समय से विकल्प में आने वाले 2
विषयों में से किसी एक विषय को चुनते और अब तक पढ़ते चले आए थे। मैंने कहा इसको बदल देते हैं, और मेरे साथ जितने लोग समिति में बैठे थे सब मुझसे नाराज हो गए और कहे कि नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। आप सब जो शिक्षक यहाँ पर हैं इस बात को समझ रहे होंगे। तो यह जो पाठ्यक्रम, जो न्यूनतम ज्ञान आपको अर्जित करना है, उस न्यूनतम ज्ञान में भी हम सब अपने लिए एक हिस्सा बना लेते हैं, और उतने ही हिस्से को पढ़कर हम प्रथम श्रेणी में प्रथम प्राप्त कर लेते हैं। आप सोच लीजिए कि अगर आपका चुना हुआ सही विकल्प आपके काम आ गया तो आप आधा पाठ्यक्रम पढ़ के प्रथम श्रेणी में प्रथम अंक हासिल कर लेते हैं। ये विडंबना है, ये विडंबना है, लेकिन यह आज का सच है। तो ऐसे में पाठ्यक्रम को कैसे बनाया जाए, पाठ्यक्रम को कैसे सभी पक्ष उसमें शामिल हों, इसको लेके जो बहुत चर्चाएं हुई हैं उसमें ब्लूम का नाम बहुत लिया जाता है कि उन्होंने इसके वर्गीकरण, पाठ्यक्रम के शिक्षा के उद्देश्य के वर्गीकरण में उन्होंने एक बड़ा काम किया है, और वो ज्ञान, भावना और कर्म के आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। जब वो ज्ञान, भावना और कर्म कहते हैं तो मुझे एक बार फिर जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां स्मरण हो जाती हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सकें यह विडंबना जीवन की। तो यह विडंबना है जीवन की और हमारी शिक्षा की भी, कि हमें ज्ञान, भावना और क्रिया, इन तीनों का समुचित समन्वय करते हुए अपने पाठ्यक्रम का निर्धारण करना होगा। और इस तरह वह जो 3 पक्ष बताते हैं उसमें ज्ञानात्मक पक्ष है, जिसमें ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी तरह भावात्मक पक्ष में आग्रहण यानी रिसीविंग, अनुक्रिया रिस्पॉन्स, वैल्यूइंग अनुमूल्यन, प्रत्ययीकरण कंसेप्चुअलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवस्था, और मूल्य समूह का विशेषीकरण कैरेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम। साथ ही क्रियात्मक पक्ष में प्रत्यक्षीकरण, विन्यास व्यवस्था, निर्दिष्ट अनुक्रिया गाइडेड रिस्पॉन्स, कार्य प्रणाली मैकेनिज्म, और जटिल बाह्य अनुक्रिया कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स की बात कही गई है। इन सब का समुचित ध्यान रखते हुए एक उन्नत पाठ्यक्रम आप निर्मित कर सकते हैं। अब ये जो पाठ्यक्रम आप निर्मित करेंगे उसको लेके हम थोड़ी बात कर लेते हैं। एक ज़माने में फारसी राजभाषा थी, और जो लोग फारसी पढ़ते थे उन्हें राजकाज में अवसर मिलता था और वे बड़े पदों को शोभित करते थे। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है कि आप को भाषा जान लेने, पढ़ लेने से आपको वह ओहदा, वो प्रतिष्ठा मिल जाए। और जब नहीं मिली तो एक कहावत चरितार्थ हुई कि पढ़े फारसी और बेचे तेल। सुना होगा आप लोगों ने। हम अपने पाठ्यक्रमों पे विचार करें, नज़र डालें, तो बहुत बार हमारे विद्यार्थियों को ऐसा लग सकता है, मुझे तो बहुत बार लगता है, कि हम लोग पढ़ते क्या है और करते क्या है। तो हमारी क्या स्थिति पढ़े फारसी और बेचे तेल वाली हो रही है क्या? हम अपने पाठ्यक्रम को अगर समय रहते इसे सुधार नहीं करेंगे तो यह स्थिति और भी विकट होने वाली है। ध्यान दीजिए, 100 साल से ज़्यादा समय हो चुका है हिंदी को BA MA की कक्षाओं में पढ़ाए जाने की शुरुआत हुए, और इन 100 सवा 100 सालों में अभी भी हम लोग साहित्य के, इतिहास के नामकरण और काल विभाजन की समस्या की समीक्षा करते हुए जूझ रहे हैं। सही कह रहा हूं ना?
एमए के विद्यार्थी जो होंगे उनसे अभी भी यही पूछा जाता है कि आप बताइए कि यह जो काल विभाजन और नामकरण हुआ है यह कितना सम्यक है, कितना उचित है, इस पे अपने विचार रखिए। वह भाषा जो अब व्यवहार से बाहर हो गई है, उस व्यवहार से बाहर हो चुकी भाषा पर इतना बल दिया जाता है कि अधिकांश लोगों की विद्वता का आधार ही उसे मान लिया जाता है। और अगर आप मध्यकाल को नहीं जानते हैं तो आपसे कह दिया जाएगा कि आप बहुत कम हिंदी जानते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इन सब का महत्व नहीं है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन सब के महत्व के साथ जो 21वीं सदी में हिंदी की जो नई दुनिया विकसित हुई है, हिंदी की जो नई संभावनाएं विकसित हुई है, हिंदी जिन प्रयोजन मूलक क्षेत्रों में अपने झंडे गाड़ रही है, हम क्या अपने विद्यार्थियों को उन विषयों को पढ़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं, पढ़ने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम अपने पाठ्यक्रम को उस तरह अद्यतन कर रहे हैं? इस पे हमें विचार करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पाठ्यक्रम के साथ एक बात जोड़ी है, पहले भी चर्चा होती थी, और वो ये कि आउटकम बेस्ड लर्निंग, परिणाम आधारित शिक्षा। आप वही उसी बात को टालने के लिए कि पढ़े फारसी और बेचे तेल को टालने के लिए परिणाम आधारित शिक्षा, यानी आप जो पढ़ रहे हैं, आपको जो पाठ्यपत्र पढ़ाया जा रहा है, उसका आउटकम क्या होने वाला है। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, आपको मध्यकाल पढ़ाया जा रहा है, आपको प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ाई जा रही है, आपको पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है, तो उसका आउटकम क्या होगा, इस आउटकम पर को ध्यान में रख के ही आपको पाठ्यक्रम बनाना है और पाठ्यक्रम को पढ़ाना भी है। जब आरंभ में अंग्रेजों के दौर में ब्रिटिश शिक्षा की शुरुआत हुई थी, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी, तब भी आउटकम को लेके लोग बड़े विमर्श कर रहे थे। और मुझे अकबर इलाहाबादी के कुछ शेर याद आ रहे हैं, जिसमें लड़कियों की शिक्षा के संदर्भ में वो चर्चा कर रहे थे। आपको पता होगा कि हिंदी में उपन्यास साहित्य की शुरुआत ही लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के क्रम में हुई थी। आप देखिए, पुरुषों को पढ़ना है तो क्या पढ़ना है और स्त्रियों को पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, उसका आउटकम उस समय लोग चर्चा कर रहे थे। ये तो अच्छी बात है कि अब वैसी स्थिति नहीं रह गई, वरना हमारे बचपन तक ये था कि होम साइंस केवल लड़कियों के लिए विषय होता था। ये तो अच्छा हुआ कि अब बहुत सारे लोग हमारे होम मेकर पुरुष भी हैं, बहुत अच्छी बात हुई। तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है, मगर खातूने खाना हो वे सभा की परी न हो। चाह तो रहे हैं कि तालीम तो उनको मिले, लेकिन वो खातूने खाना हो, सभा की परी न हो। तालीमे दुख्तरा से ये उम्मीद है ज़रूर, नाचे दुल्हन खुशी से खुद अपनी बारात में। तो आज तो अब दुल्हनें अपनी बारात में नाचने लगी हैं, तो ये इच्छा भी अब पूरी हो रही है। असल में ये अकबर इलाहाबादी का व्यंग्य है। और तीसरा एक शेर और भी इसी संबंधित है, जहाँ पे वो कहते हैं, और ये जो मेरे से बाद वाली जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उस समय भी जनरेशन गैप को लेकर के अकबर इलाहाबादी कितने चिंतित थे। तो वो कहते हैं कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़कर बच्चे बाप को खपती समझते हैं। वो सारी किताबें जब्ती करने के लायक समझते हैं जिसको पढ़ करके लोग बोलते हैं कि मेरा बाप थोड़ा सा सिरफिरा है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहना और करना चाहता हूँ। लेकिन आप देखें कि ये उस दौर की जो चिंता थी, वह चिंता राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी
व्यक्त है कि हमको ये देखना होगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा। फिरदौस गयावी बड़ी अच्छी तरह से बात कहते हैं कि इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की शुरुआत क्या है? हंगामा, और इल्म की इंतहा है खामोशी। जब आप इल्म प्राप्त कर लेते हैं तो चीज़ों को लेकर के बहुत सजग हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसमें परिणाम आधारित शिक्षण पर बहुत बल दिया गया है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो सार रूप में ये हैं कि पाठ्यक्रम क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार विकसित किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक पाठ्यक्रम बना दिया जाए, ये जबकि हो रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पे हो रहा है। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश के लिए एक पाठ्यक्रम बनाने की कमेटी बना दी गई। हमारे मित्र उसमें शामिल रहे, उन लोगों ने किताबें बना भी दी, जबकि उसमें साफ कहा गया है कि क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार वैकल्पिक मॉडल, जिसमें रटने पर जोर न हो, ज्ञान प्राप्त करने पर जोर हो, और वह जो ज्ञान हो उसका जीवन स्थितियों में अनुप्रयोग हो। ऐसा नहीं जैसा संस्कृत की उस कथा में चत्वारि मूर्ख पंडिता की बात की जाती है, जो केवल किताबी ज्ञान को ही महत्वपूर्ण समझते थे, उसका व्यवहार में उपयोग करना उनको नहीं सिखाया गया था, नहीं आता था। साथ ही साथ मूल्यांकन का जो मापदंड है उसको भी बदलने की बात की गई है। और ये जो मूल्यांकन होगा ये इस आधार पर अब नहीं होगा कि आप दिए गए विकल्पों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 100 अंक हासिल कर लीजिए। जो उसका आउटकम है, उस आउटकम के आधार पे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, ये आउटकम भी 3 तरह का है। एक प्रोग्राम आउटकम है, एक कोर्स आउटकम है और एक यूनिट आउटकम है। तो प्रोग्राम आउटकम जो आपने घोषित किया है, क्या आपका पाठ्यक्रम उस प्रोग्राम आउटकम की कसौटी पे खरा उतरता है? और ये तब पता चलेगा जब उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। इसलिए जो प्रश्न पत्र बनेगा उस प्रश्न पत्र में भी इसका ध्यान रखा जाएगा कि ये आउटकम है, तो इस आउटकम पे आपको यह समय हो गया क्या? इस आउटकम के आधार पर आपको ये प्रश्न का जवाब देना है। अगर ये जवाब आप दे लेंगे, इसका मतलब वो आउटकम आपने फुलफिल किया। और नैक आदि में बाकायदे इस तरह से आपको बनाकर देना पड़ रहा है कि आपके प्रश्न पत्र में आप बताइए कि आपने जो आउटकम घोषित किए थे, उन आउटकम को इवेल्युएट करने के लिए आपने प्रश्न पत्र कैसा बनाया है। तो अब वो वाली बात पहले वाली चलने वाली नहीं है। और इसके लिए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इसको परख नाम दिया गया है। यानी इस पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस को परख के अंतर्गत किया जाएगा। और एक दूसरा स्टेट अचीवमेंट सर्वे और नेशनल अचीवमेंट सर्वे जैसी 2 अवधारणाएं भी प्रस्तुत की गई हैं। यानी स्टेट और नेशनल लेवल पर जो पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ्यक्रम का क्या अचीवमेंट रहा, क्या आउटकम रहा, उसको भी जांचा परखा जाएगा। अब आउटकम क्या होगा? तो उसमें विषय का ज्ञान, आलोचनात्मक समझ, व्यवहारिक प्रशिक्षण और समस्याओं के समाधान की स्वयमेव कोशिश। आप समस्या के समाधान के लिए किसी और पर अवलंबित होने से ज़्यादा आपको अपनी समस्या के समाधान के लिए स्वयं सक्रिय और प्रयत्नशील होना है। आत्मनिर्भर भारत, विवेचन विश्लेषण की क्षमता का विकास, संप्रेषण कौशल, पाठ योजना, परियोजना और शोध परक लेखन की योग्यता, रोजगार परखता, व्यावसायिक लेखन, मीडिया के विभिन्न क्षेत्रों में कौशल निर्माण और डिजिटल साक्षरता।
यह आपके पाठ्यक्रम में आवश्यक है। अभी जो नैक की नई गाइडलाइन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रोग्राम का आप जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उस कोर्स में एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, उसमें इंटरप्रेनरशिप कितना है, उसमें जेंडर सेंसिबिलिटी कितनी है, वह लोकल और ग्लोबल लेवल पर कितना रेलिवेंट है। इस तरह के मुद्दे आपसे अब पूछे जा रहे हैं और ऐसे में भाषा के पाठ्यक्रम को बनाना एक बहुत बड़ी अब चुनौती बनने वाला है, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, लैंगिक, राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों को की समझ विकसित हो सके। चुनौतीपूर्ण क्यों होने वाला है, उसके 2-3 कारण है। यह बहुत सकारात्मक है कि आपका पाठ्यक्रम अब केवल हिंदी तक सीमित नहीं रहने वाला है। आपका पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग, मेडिकल, वाणिज्य के विद्यार्थी भी ले सकते हैं और आपको उनको लेने के लायक पाठ्यक्रम निर्मित करना होगा। आपको ऐसे ऑप्शनल चॉइसेस देनी होंगी जो उनको आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ध्यान रखिए कि वो साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण की समस्या पर विचार करने के लिए आपका प्रश्न पत्र नहीं लेने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वह बैठ करके आगे के सत्रों में हम लोग विचार करेंगे कि कैसे पाठ्यक्रम हम बनाएं। जब मैं अब हिंदी स्पेसिफिक बात कर रहा हूं क्योंकि मैं उसी विषय को पढ़ता आया हूं, तो जब मैं हिंदी के एमए के पाठ्यक्रमों को देखता हूं तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि 100 साल पहले से आज तक उस ढांचे में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। और फेरबदल हो कैसे? क्योंकि हम विद्यार्थियों को पढ़ाने की बात तो करते हैं लेकिन शिक्षकों को पढ़ाने की बात नहीं करते हैं। और शिक्षक पढ़ के वही आया है जो उसको अब तक पढ़ाया गया है, 100 सालों वाला पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम जब उसने वही पढ़ा है तो वो कैसे नए पाठ्यक्रम की दिशा में प्रवृत्त होगा, ये सोचने वाली बात है। और जितने भी सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूं कि अब तो पहले तो कुछ होता भी था, अब वो सब ऑनलाइन हो गया है। अभी किसी से बात हो रही थी तो बहुत अच्छा लगा कि अगर आप 4-6 ऑनलाइन व्याख्यान दे दें तो आप या तो अपने चेहरे से प्रेम करने लगेंगे या तो उससे घोर नफरत हो जाएगी, क्योंकि आप अपना वीडियो ऑन करके अपने ही मुख भाव भंगिमा को देखते हुए आप बोलते हैं और आपको लगता है कि आप सर्वश्रेष्ठ बोल रहे हैं। यहाँ आपके सामने एक बोल रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बतिया रहे हैं, कुछ लोग आंखों से आंख मिलाए हुए हैं, एक आध को झपकी भी आ रही है और कुछ पीछे जो है वो मोबाइल से भी अपना काम चला ले रहे हैं। मोबाइल ने बहुत आसान कर दी है जिंदगी। कितना बड़ा सा बड़ा और बोरिंग वक्ता भी आप झेल जाते हैं। कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना? लेकिन ये बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन भी है। और जब मैं सोचता हूँ तो मुझे शाहिर की पंक्तियाँ याद आती हैं। बात तो वो रोमांटिक लहजे में कही गई है लेकिन उसको हम लोग करुण रस में भी अंतरित कर सकते हैं। और वो है कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। है ना? आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, बीच में मैं छोड़ रहा हूं कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। किस लिए जीते हैं, किस लिए जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं, किस लिए जीते हैं, हम किसके लिए जीते हैं, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया। मित्रों, हम किस लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ाते हैं, इस पे विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्थिति बड़ी अब गंभीर होती जा रही है। और वो ये कि हमें पाठ्यक्रम को लेकर जो दकियानूसी सोच हम लंबे समय तक लेकर चलते आ रहे हैं, अब उसको बदलने की ज़रूरत है। हमारे पाठ्यक्रम का लक्ष्य क्या है, इस पे विचार कीजिए। जब ये पाठ्यक्रम निर्मित हुआ
ये वो दौर था जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। आज़ादी के आंदोलन में एक राष्ट्रवाद था, राष्ट्र को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करना था और इसके लिए एक संपर्क भाषा के रूप में हमारे देश के सभी महापुरुषों ने हिंदी को चुना था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या बंगाल से नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, गुजरात से महात्मा गांधी और पटेल हों, या फिर दक्षिण से श्री राजगोपालाचारी और अन्य हों, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक से लेकर काका कालेलकर तमाम लोग हों, सबने एक सहमति व्यक्त की थी कि इस देश की संपर्क भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी विकसित होगी, उसको विकसित किया जाए। और इसलिए तमाम पुणे में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, दक्षिण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और तमाम तरह की संस्थाएं पूरे देश में उस दौर में खुल रही थी और बड़ी संख्या में हिंदी पठन पाठन का विषय बन रही थी और अध्यापक के रूप में, प्रचारक के रूप में, भाषा के प्रचारकर्ता के रूप में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी और उन ज़रूरत के अनुरूप लोगों को तैयार करने के लिए हमने एक पाठ्यक्रम बनाया। 60 के दशक में जब हिंदी राजभाषा हुई तो हमने उसके प्रयोजनमूलक रूपों को ध्यान में रख करके राजभाषा अधिकारी के रूप में अलग अलग संस्थाओं में विद्यार्थियों की ज़रूरत थी, हिंदी के लोगों की ज़रूरत थी, तो हमने प्रयोजनमूलकता को उसमें जोड़ा। और उसके बाद से आज जब इंटरनेट पर और तमाम मीडिया माध्यमों में हिंदी का जलवा है, बाज़ार में सबसे ज़्यादा देखने, सुनने, समझने, बोलने और बेचने वाले हिंदी को अपना रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम जो हिंदी के नए प्रयोजनमूलक रूप विकसित हुए हैं उनको अपने पाठ्यक्रम का विषय बनाएं। कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, ये तमाम जो विधाएं हम पढ़ाते हैं, पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हम अपनी कक्षा में एक उपन्यासकार बनाना चाहते हैं, अपनी कक्षा में हम एक आलोचक बनाना चाहते हैं, अपनी कक्षा में हम एक नाटककार निर्मित करना चाहते हैं? हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हमारे विद्यार्थियों का ये उद्देश्य है कि वो एक कहानीकार बनना चाहता है, एक उपन्यासकार बनना चाहता है? और मान लो वो चाहता भी हो, तो क्या आज ऐसा समय है कि वह उपन्यासकार, कहानीकार बन करके अपना जीवन यापन कर सकता है? तो जीवन यापन जिन क्षेत्रों में कर सकता है, उन क्षेत्रों की सामग्रियों को पाठ्यक्रम का विषय क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्यों नहीं 2, 4, 6, 10 ऐसी पटकथाओं को हम पाठ्यक्रम में शामिल करें जिस पे बहुत खूबसूरत फिल्म बनी, बहुत सफल सार्थक फिल्म बनी और उसने हिंदी को देश और दुनिया में पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। क्यों नहीं हम ऐसे बहुत से विज्ञापनों को अपने अध्ययन का विषय बनाएं जिससे विज्ञापन में उपयोग होने वाली भाषा का निर्माण हम कर सकें, क्योंकि हमारे विद्यार्थी को कल उस क्षेत्र में जाना है। इस तरह से जो रेडियो की भाषा है, जो अन्य माध्यमों में इस्तेमाल हो रहा है, जो अनुवाद हो रहे हैं, आप क्यों नहीं डिस्कवरी के 5, 6, 10 अनुवाद या तमाम हॉलीवुड मूवी के जो अनुवाद हुए हैं, जो डबिंग हुई हैं, उनको पाठ्यक्रम में लाएं और उनके माध्यम से विद्यार्थी समझें कि कैसे उनको, ये थोड़ी बात कड़वी लग सकती है, थोड़ी कठिन भी लग सकती है, इसलिए मैंने एक बात और कही कि ये जो रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कोर्सेज हैं, इनको भी एक फिर से पुनर्नियोजित करने की ज़रूरत है। ये पुनर्नवा नहीं करते बल्कि पुनर्पुराना कर देते हैं। वही घिसे पिटे विषय, उन्हीं पे घिसे पिटे हमारे जैसे लोग आके भाषण दे के चले जाते हैं और वो भी 30-40 साल पहले जो कुछ भी लिखा पढ़ा है वो बोल के इति सिद्धम कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। ऐसा करके हम अपनी भाषा को ख़त्म कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हिंदी की ही बात कर लें तो जितने बड़े हिंदी के साहित्यकार हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने हिंदी विभाग से एमए किया है। तो जब
वो हिंदी के साहित्यकार बने तो हमारे विद्यार्थी भी बनेंगे, हिंदी पढ़ के तो और भी अच्छा बनेंगे। लेकिन जो उसके प्रयोजनमूलक क्षेत्र हैं उनमें उनको हम तैयार करने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमको अपने आप को भी तैयार होना होगा और हमें दबाव बनाना होगा कि इस तरह जो प्रशिक्षण देने वाले संस्थान हैं, जो HRDC हैं, वो हिंदी के या भाषाओं के पाठ्यक्रम में ये कोशिश करें कि इस तरह के जो क्षेत्रों के जो सिद्ध लोग हैं, जिन्होंने उसमें एक मुकाम हासिल किया है, उनको उसमें आमंत्रित करें और हम सब उसको सुने, सीखें और इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने काफ़ी बातें कह ली हैं। अब कुछ लोगों ने घड़ी पर नज़र डालना शुरू किया है, तो मुझे लगता है कि अब यहीं पे मुझे रुक जाना चाहिए। आप सब ने मुझे बहुत धैर्य से सुना। आयोजक मेरे भाई विजय रोड़े जी, समन्वयक महेश दबंगे जी और पुणे के हिंदी विभाग के सभी मेरे साथी, सबका मैं हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सब ने मुझे आमंत्रित किया और इतनी सारी बातचीत करने का अवसर दिया। और मैं ये उपलब्धि भी सेल्फ अप्रेजल में लेके जा रहा हूं कि वक्तव्य ख़त्म करते करते मैंने इस सभागृह में श्रोताओं की संख्या दुगनी की है। ये मेरे सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट में लिखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर।